हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर नीरू मैम। और अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आपका वही सॉल्यूशन वाला विलेन वाला चैप्टर क्लास 12th के पार्ट 1 का सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आज ये इस चैप्टर की थ्योरी की लास्ट वीडियो है। आज हम इस चैप्टर की थ्योरी को ख़त्म करने वाले हैं। इसके बाद की वीडियो के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शंस को कवर करेंगे और उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज ये थ्योरी का लास्ट वीडियो है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो पुरानी वाली वीडियोस हैं, जो इस चैप्टर की पीछे की वीडियोस हैं, उनको ज़रूर देख लीजिए, वरना चैप्टर आगे का समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पीछे वाली वीडियोस को ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सब लोग बैठकर आराम से घर पे पढ़ सकें। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने में आज का टॉपिक है हिमांक का अवनमन। मैं पीछे की वीडियोज़ में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अवनमन का मतलब होता है कमी होना। सबसे पहले हिमांक समझते हैं कि हिमांक क्या होता है। हिमांक को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये है कि जिस पर कोई भी चीज़ जमना शुरू होती है, कोई भी पदार्थ जिस पॉइंट पर, जिस ताप पर आकर जमना शुरू होता है, उसको उसका हिमांक बोलते हैं, उसको उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो पानी है वो बर्फ़ में बनना शुरू होता है कब? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट या उसका हिमांक कहलाता है। तो हिमांक का अवनमन का मतलब ये है कि हिमांक में कमी होना। तो वो कैसे होती है? इसने बोला कि किसी शुद्ध विलायक के हिमांक, शुद्ध विलायक मतलब आपने एक ग्लास में प्योर पानी ले लिया है, प्योर पानी का हिमांक तथा अवाष्पशील विलय पदार्थ द्वारा बने विलयन के हिमांक। मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी समझाया है कि अवाष्पशील विलय पदार्थ वो होता है जिसकी वाष्प नहीं बनती है। तो अवाष्पशील विलय पदार्थ के द्वारा बना हुआ विलयन, एक ग्लास आपने प्योर पानी लिया है और एक दूसरे ग्लास में आपने पानी का ऐसा विलयन बनाया है जिसके अंदर आपने कोई ऐसा विलय पदार्थ डाला है, जिसके अंदर ऐसा कोई विलय पदार्थ डाला है जिसकी वाष्प नहीं बनती है। तो प्योर पानी के हिमांक में और वो जो आपने दूसरे ग्लास में विलयन बनाया है उसके हिमांक में, दोनों के हिमांक में अंतर होगा। तो इनके हिमांक का जो अंतर है, ये हिमांक का अंतर जो होता है उसी को हम हिमांक का अवनमन कहते हैं, हिमांक में कमी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन, या फिर हिमांक के अंदर जो कमी आती है वो होता है। क्योंकि एक प्योर पानी का जो हिमांक था वो ज़्यादा होगा और जब उसके अंदर अविलय अशुद्धियाँ मिली हुई हैं तब वो कम हो जाएगा। तो इसी को हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। दोबारा समझ लो, एक प्योर ग्लास के पानी का हिमांक और एक दूसरा विलयन जिसके अंदर आपने एक अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला रखा है उसका हिमांक, इन दोनों ग्लासेस के हिमांक में जो अंतर होता है उसको हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन। अब इसने आगे बोला कि माना शुद्ध विलायक का हिमांक जो है वो T0F है। F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर शुद्ध विलायक का हिमांक जो हो गया वो T0F हो गया और एक अवाष्पशील जो विलय के साथ में बना हुआ विलयन था उसका हिमांक हो गया यहाँ पर TF। क्या हो गया? TF। तो फिर हिमांक का अवनमन जिसको यहाँ पर डेल्टा TF से प्रदर्शित किया गया है वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा T0F माइनस TF। मतलब कि शुद्ध विलायक के हिमांक को हमने माइनस कर दिया जो आपका अवाष्पशील विलय पदार्थ द्वारा बना हुआ विलयन था उसके हिमांक से। तो इस तरीके से आपका हिमांक का अवनमन निकल कर आया है। आगे बढ़ते हैं। अब इसने बोला कि यदि तनु विलयन का हिमांक अवनमन डेल्टा TF विलयन की मोललता स्मॉल m उसके समानुपाती है, इट मीन्स डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, मोललता के समानुपाती। मैंने पीछे की वीडियोस में भी बताया है कि प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट का यूज़ करेंगे, एक नियतांक का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर यूज़ किया गया है KF। जब क्वथनांक का उन्नयन पढ़ा था लास्ट वीडियोस में, लास्ट वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा, उसमें अंदर हमने क्वथनांक का उन्नयन पढ़ा है। तो जब हमने क्वथनांक का उन्नयन किया था तो क्योंकि क्वथनांक बॉइलिंग होता है तो के भी यूज़ किया था। अब फ्रीजिंग पढ़ रहे हैं, हिमांक पढ़ रहे हैं फ्रीजिंग, तो हमने कांस्टेंट यूज़ किया है KF। तो यहाँ पर इन्होंने कांस्टेंट यूज़ किया KF जो कि यहाँ पर हिमांक अवनमन स्थिरांक है या फिर मोलल अवनमन स्थिरांक है। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है। इसकी इकाई होती है kg प्रति मोल। ओके, आगे इसके अंदर कुछ चीज़ें पढ़नी है जो कि है आपका मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक इसको हम थ्योरी में इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इन पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, थ्योरी नहीं आती है, तो हम सीधा इनका फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। तो फॉर्मूला है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w, स्मॉल m एंड कैपिटल W।
अब ये क्या है ये आप लोग लास्ट वीडियो चेक करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर मैंने ये सब स्मॉल एम कैपिटल एम वगैरह सब समझा रखा है। फिर भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको शॉर्ट में कि यहाँ पर जो स्मॉल डब्लू है वो विलय का भार है, कैपिटल डब्लू विलायक का भार है, और स्मॉल एम जो यहाँ पर है वो अणु भार है। ठीक है, इतना सबको समझ आ गया होगा। और के एफ जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पर मोलर अवनमन स्थिरांक चल रहा है। आगे नेक्स्ट आता है आपका मोलर अवनमन स्थिरांक। तो जब मोलल आएगा तब 1000 यूज होगा, जब मोलर आएगा तो 100 यूज होगा। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, फॉर्मूला सेम है। तो ये आपका हो गया डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू 100 इंटू के एफ स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम और कैपिटल डब्लू। स्मॉल डब्लू यहाँ पर विलय का भार है, कैपिटल डब्लू विलायक का भार है, और ये अणु भार है। इतना सबको समझ आ गया होगा। एंड जो के एफ है वो मोलर अवनमन स्थिरांक है। इन दोनों को हम, इस वाले को और इसको हम दोनों को अलग अलग करने के लिए एक में हम डैश भी लगा सकते हैं, तो वो उससे क्लियर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे लास्ट आता है आपका हिमांक अवनमन और अणु भार में संबंध। इस पर भी ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये हमें पढ़ने की ज़रूरत है। दैट ये जो फॉर्मूला है वो ऊपर वाले फॉर्मूलों से ही ड्राइव हुआ है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। दैट स्मॉल एम इज इक्वल्स टू, अब जैसे कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि अगर मैं स्मॉल एम को यहाँ निकाल दूंगी, स्मॉल एम को मैं बाहर कर दूंगी, तो डेल्टा टी एफ जो होगा वो नीचे आ जाएगा। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर हुआ है कि मैंने स्मॉल एम को बाहर कर दिया तो डेल्टा टी एफ जो है वो नीचे आ गया है। तो एम इज इक्वल्स टू हो गया 100 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू डेल्टा टी एफ और कैपिटल डब्लू, जहाँ पर स्मॉल डब्लू विलय का भार है, कैपिटल डब्लू विलायक का भार है, डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन है, के एफ यहाँ पर मोलर अवनमन स्थिरांक है, और 100 आपको यूज़ करना है। सो ये इस तरीके से यहाँ पर आपका हिमांक में अवनमन वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है इस वीडियो के अंदर। और एक टॉपिक और हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ताकि ये वीडियो यहीं पर लास्ट हो जाए। तो इसके अंदर 2 टॉपिक्स हैं एक्चुअली। फर्स्ट आता है आपका असामान्य मोलर द्रव्यमान या असामान्य अणुभार। ये कहीं कहीं पर आपको अपसामान्य मोलर द्रव्यमान करके भी लिखा हुआ दिखाई देगा, इंग्लिश में बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो वो दोनों चीज़ें सेम है, डेफिनेट उसमें हेडिंग्स में कोई इश्यूज़ नहीं है। वो असामान्य मोलर द्रव्यमान या अपसामान्य मोलर द्रव्यमान या अणुभार सेम चीज़ है। ठीक है, तो ये आपसे बोलता है कि जो पदार्थ विलयन में संगुणित या वियोजित हो जाते हैं। अच्छा, ये 2 टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, संगुणित और वियोजित। संगुणित का मतलब होता है मिलना, अच्छे से गुणित हो जाना, मतलब एक दूसरे के साथ में अच्छे से मिल जाना। और वियोजित का मतलब होता है टूटना प्रॉपर्ली। जैसे अगर हम NaCl लिखते हैं तो हम इसे सॉल्यूशन में तोड़ते भी हैं कि Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, तो इसको हम वियोजित होना कहते हैं। और Na प्लस और Cl माइनस मिलकर NaCl बनाते हैं, तो इसको हम संगुणन कहते हैं। होप समझ में आया होगा। तो इसने बोला कि जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाते हैं या फिर वियोजित हो जाते हैं, मतलब कि NaCl या तो पदार्थ में मिल जाएगा, मिलकर बनेगा, या फिर टूट जाएगा। तो ऐसी दोनों टाइप की रिएक्शंस हो जाते हैं। उनके लिए सूत्रों से अणुभार सामान्य से अधिक या कम होते हैं। उनके लिए सूत्रों से जो हम ज्ञात अणुभार ज्ञात करते हैं उनका, मतलब अगर मैं NaCl का अणुभार उनके सूत्र से ज्ञात करूंगी तो ये अधिक हो सकते हैं या फिर कम हो सकते हैं। अगर ऐसे पदार्थ जो कि विलयन में या तो संगुणित हो जाते हैं, मतलब जो विलयन में जाकर मिल जाते हैं, या फिर वो विलयन में जाकर टूट जाते हैं, तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनका अणुभार अगर हम सूत्रों से ज्ञात करते हैं तो वो या तो सामान्य से अधिक हो सकते हैं या फिर सामान्य से कम हो सकते हैं। तो इस प्रकार के अणुभार जो होते हैं उनको हम असामान्य मोलर द्रव्यमान या फिर अपसामान्य मोलर द्रव्यमान या इंग्लिश में एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ओके, नेक्स्ट द लास्ट टॉपिक एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इट्स वॉन्ट हाफ गुणांक या फैक्टर। इसको हम वॉन्ट हाफ फैक्टर या वॉन्ट हाफ गुणांक बोलते हैं इसको। ये आपसे बोलता है संगुणन या वियोजन के पश्चात, जो कि आपने ऊपर पढ़ा, संगुणित का मतलब है मिलना और वियोजित का मतलब है टूटना। संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या व संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या, मतलब टूटने या जुड़ने से पहले कणों की संख्या और टूटने या जुड़ने के बाद कणों की संख्या, या तो पहले या फिर बाद, बिफोर या आफ्टर। तो संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या और संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या, इन दोनों के अनुपात को ये वॉन्ट हाफ गुणांक कहते हैं। और इसको इन्होंने स्मॉल आई से प्रदर्शित किया है। तो फॉर्मूला हो जाता है स्मॉल आई इज इक्वल टू संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों के मोलों की संख्या और संगुणन वियोजन के पूर्व कणों के मोलों की संख्या।
इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये भी हम न्यूमेरिकल पोर्शन में कवर करेंगे। तो आज आपका सॉल्यूशन का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता है, इसी के साथ आपका ये सॉल्यूशन चैप्टर थ्योरी में कंप्लीट होता है। न्यूमेरिकल बचे हैं, न्यूमेरिकल के लिए एक वीडियो बनाकर आपको पूरे न्यूमेरिकल्स कवर करा दिए जाएंगे, 1 या 2 वीडियोज़ में जैसा भी होगा वैसा न्यूमेरिकल्स भी कवर करा दिए जाएंगे, और इसी तरीके से आपका ये सेकेंड चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे वीडियोज़ भी मिलती रहें। और जो भी प्रॉब्लम आ रही हो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये चीज़ समझ नहीं आई है, ताकि उसको दोबारा करा दिया जाए। ओके।